तो शुंग वंश के बाद में सातवां वंश की बात करते हैं हम। तो सातवां वंश के कौन थे? ब्राह्मण थे। कौन थे? और ये भी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। सातवां वंश के जो शासक हुए ये भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। इसमें हम बात करें इनका जो राज्य था वो आंध्र, कौन सा राज्य था? आंध्र राज्य। तो आंध्र राज्य में इन्होंने शासन किया और ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारतीय प्रदेशों पर शासन कौन करते थे? तो सातवाहन वंश। और राज्य कौन सा? आंध्र। और इसे सातवाहन वंश को आंध्र राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र राजवंश। तो सातवाहन वंश को किस वंश के नाम से जाना गया है? आंध्र राजवंश के नाम से जाना है। ये ब्राह्मण थे, दक्षिण भारतीय प्रदेशों पर शासन करते थे। प्रश्न है कि कौन सी नदी के किनारे इन्होंने अपना शासन किया? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारों पर सातवाहन वंश का शासन था। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे। अब प्रश्न आता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो संस्थापक कौन था? शिमुक नामक व्यक्ति। सातवाहन वंश का संस्थापक से माना गया है शिमुक नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। शिमुक का राज्यकाल 37 ईस्वी तक माना गया। 60 ईसा पूर्व में स्थापना की, एक सबसे 37 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके उपरांत जो शासक बनता है उसका नाम आता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो शिमुक के बाद में क्या बनता है? शासक बनता है। इसने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का क्या क्या विस्तार किया। इससे तो केवल क्या की स्थापना कर दी। इस सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो शिमुक को माना है। इसके बाद बनता कौन राजा? सातकर्णी प्रथम बनता है और ये अपने वंश को साम्राज्य को बढ़ाता है, साम्राज्य विस्तार करता है, अपनी सत्ता का विस्तार करता है। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और इसने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पहले तो साम्राज्य को क्या करता है? ये विस्तार करता है। सातकर्णी प्रथम ने अपने वंश का क्या किया? साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया और इसने यज्ञ करवाया। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो प्रश्न बनता है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और संपूर्ण दक्षिण भारत पर वो अश्वमेध यज्ञ करवाता था, मतलब वो शक्तिशाली राजा होता था वही करवाता था। तो इसने संपूर्ण दक्षिण भारतीय प्रदेशों पर क्या किया? शासन किया। संपूर्ण दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। किसके तहत? साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत। अब हम आगे बात करें इसके आगे, उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर। राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान कौन सी थी? वर्तमान नाम क्या बनता है इसका? पैठन। राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। और इसका वर्तमान नाम क्या है? पैठन। महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। और ये कहां पर थी राजधानी? ये भी गोदावरी नदी के तट पर। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, दक्षिण भारतीय प्रदेशों को जीता। राजधानी प्रतिष्ठान, वर्तमान नाम पैटर्न है इसका, जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करें सातकर्णी प्रथम की यदि मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में शासक शक आक्रमण होता है। सातकर्णी प्रथम की क्या हो जाती है? कुछ समय बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जितने भी शासक बनते हैं वो इतने योग्य नहीं होते, कमजोर शासक होते हैं। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में जो शासक बनते हैं सातवाहन वंश के, वो इतने योग्य नहीं होते, कमजोर होते हैं। तो उस समय शक जाति, शक कौन थे? विदेशी थे। कौन थे? विदेशी थे। इनका मुख्य स्थान माना गया है मध्य एशिया। शक कहाँ पे थे? मध्य एशिया की आक्रमणकारी जाति थे। और उन्होंने शकों ने क्या किया? सातवाहन वंश पर आक्रमण कर दिया
और दक्षिण भारतीय प्रदेश थे, प्रदेश जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। तो इन्होंने सबों ने इसकी मृत्यु के बाद में आक्रमण किया और सातवाहन वंश के जो प्रदेश थे उनको अपने राजवंश और वहां पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो सबों ने अपना राजवंश की स्थापना कर दी और पश्चिम में महाराष्ट्र में उन्होंने शक राजवंश की स्थापना की। शक राजवंश की क्या की स्थापना की, इन्होंने की शकों ने। ये आक्रमणकारी थे, मुख्य रूप से काम थे मध्य एशिया के। इसकी मृत्यु के बाद में सातवाहन प्रथम की मृत्यु के बाद में जब कमजोर शासक थे तो इन्होंने इसका फायदा उठाकर दक्षिण भारतीय प्रदेशों पर अधिकार किया और महाराष्ट्र में शक राजवंश की स्थापना कर दी। इन्होंने की शकों ने। शक कौन से थे? बाहरी विदेशी व्यक्ति थे, मध्य एशिया के थे, आक्रमणकारी थे। तो सातवाहन की मृत्यु के बाद में शकों का आक्रमण कर सातवाहनों की शक्ति क्या हो गई? कमजोर हो गई, आस होने लगा और इन्होंने महाराष्ट्र में शक राजवंश आरंभ कर दिया। शकों ने महाराष्ट्र में शक राजवंश की स्थापना की। जो अब इन्होंने शक राजवंश क्या करा है? पश्चिमी सत्रप कहलाया। क्या करा है? अपने आगे क्या लगाते थे? सत्रप लगाते थे। शक राजवंश के जो राजा हुए अपने आगे क्या लगाते थे? सत्रप, सत्रप और महासत्रप लगवाते थे। तो महाराष्ट्र शक राजवंश क्या आ गया? पश्चिमी सत्रप आ गया। हम आगे बात करें वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसकी पहले हम बात करें सातवाहन वंश के 23वें राजा। अब इसी कड़ी में 23वें शासक बनते हैं जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश का सबसे प्रभावी शासक हुआ है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक या महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और ये 23वें शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश के सबसे प्रभावी शासक माने गए हैं। इन्होंने क्या किया? जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र जिन पर किसका अधिकार हो गया था? शकों का अधिकार हो गया था। तो जैसे ही गौतमी पुत्र सातकर्णी सत्ता संभालता है, ये सभी शक जो राजवंश था इन्होंने जो दक्षिण भारतीय प्रदेशों पर अधिकार किया था उन सारे प्रदेशों को वापस किसमें मिला जाता है? अपने राज्य में मिला जाता है। सातकर्णी प्रथम शकों पर क्या करता है? आक्रमण करता है और अपने खोए हुए प्रदेश जिन पर किन्होंने आक्रमण कर दिया था? शकों ने, और उन पर शकों का राज्य हो गया था, उन सारे प्रदेशों को छीनकर वापस अपने राज्य में कौन मिलाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक किसे माना गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना गया है और ये 23वां शासक हुआ है। तो आपके लिखा हुआ है 23वां गौतमी पुत्र सातकर्णी पश्चिमी शत्रुओं की शक्ति को नष्ट करके वापस पुनः अपने शक्ति वंश की शक्ति समृद्धि को सत्ता स्थापित करने अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस हासिल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ये उज्जैन के शक महासत्र रुद्रदामन की पुत्री। उज्जैन का शक शासक कौन था? उज्जैन के शक शासक थे रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। इसकी पुत्री का विवाह किससे होता है? पुलमावी से होता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी सातवां वंश का राजा था और ये शक राजा, जो उज्जैन के शक राजा कौन थे? शासक रुद्रदामन प्रथम। इसकी पुत्री से ये क्या करता है? विवाह करता है, क्योंकि ये इससे क्या करता था? प्रेम करता था और ये इसके शत्रु की पुत्री थी, फिर भी ये क्या करता है? इससे विवाह करता है। और रुद्रदामन बड़ा ही चालाक व्यक्ति था। जैसे ही पुलमावी की मृत्यु होती है
है ना, ये सारे प्रदेशों पर रुद्रदमन अधिकार कर लेता है। तो अब लिखा भी हुआ आगे यहाँ पे, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी उज्जैन के शक मां सत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और रुद्रदामन ने उससे समस्त भूभाग छीन लिया जो पश्चिमी क्षत्रपों को प्राय खरीदा गया था। बड़ा ही ये चालाक था। पहले तो अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, पुलमावी से कराया, है ना। जैसे विवाह हुआ, इसने जो सातवाहन प्रथम ने शकों के पश्चिमी क्षत्रप कहलाए थे ना, ये महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षत्रप थे, इन्होंने दक्षिण भारतीय प्रदेशों को जीता था और वापस ग्वालियर के लिए आक्रमण किया इसके ऊपर और सारे प्रदेश वापस मिला दिए। तो जैसे ही पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से होता है, विवाह होने के बाद रुद्रदामन वापस इस पर आक्रमण करता है इसके ऊपर और पश्चिमी क्षत्रपों के खोए हुए प्रदेश वापस अपने राज्य में उज्जैन में मिला देता, यानी शकों के राज्य वापस स्थापित कर देता है। कौन? रुद्रदामन प्रथम। और ये कौन था? शक राजा। कौन था? शक राजा। कहाँ का था ये? उज्जैन का था। इसमें ही एक राजा हुए 27वें राजा, 27वें शासक। क्या नाम मिलता है? यज्ञश्री। क्या नाम मिलता है? 27 कौन हुए? यज्ञश्री हुए। सातवाहन वंश की 27 कौन हुए? यज्ञश्री हुए। इन्होंने भी उज्जैनी के क्षत्रपों के भूभाग, उज्जैनी के क्षत्रप यानी रुद्रदामन के वंशज, इन्होंने भूभाग पर पुनः अधिकार में लिए और वंश कीर्ति जो क्षेत्र रुद्रदामन यानी पश्चिमी क्षत्रपों ने हासिल किए थे, तो इसने वापस इन पर आक्रमण किया और अपने क्षेत्र वापस प्राप्त करके अपने वंश की कीर्ति को बढ़ाया। किसने? यज्ञश्री ने। ये सातवाहन वंश का कौन सा राजा था? 27वां राजा था। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्रा चलाई। अब कहा जाता है कि यज्ञश्री ने जो 27वां शासक था, इसने क्या चलाई? मुद्राएं। मुद्राओं पर किसका चिन्ह मिलता है? जलपोत का। जो मुद्राएं मिली उस पर जलपोत का क्या मिलता है? चिन्ह मिलता है। किसका मिलता है? जलपोत। जैसे सिक्का मिला, क्या मिला है? सिक्का। और उसमें एक नाव जिसे बताया गया है, क्या बताया गया? नाव। यज्ञश्री ने सिक्के जलाए, मुद्राएं, और मुद्राओं पर प्रश्न बनता है कि यज्ञश्री द्वारा चलाए गए सिक्कों पर किसका चिन्ह मिलता है? तो जलपोत। जल का मतलब जल में चलने वाला पोत, नाव। पोत का मतलब नाव। तो सिक्के पर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि सातवाहन वंश का राज्य का विस्तार समुद्र तक था। सिक्के पर बने हुए जलपोत से जानकारी मिलती है कि सातवाहन राजवंश का विस्तार समुद्र तट तक फैला हुआ था। जो आपकी फोटो में भी बताया गया है, ये दिख रहा है जल के रूप में छोटी नाव दिख रही है जिसमें व्यक्ति दिख रहा है आपको। ये समय का चलाए गए सिक्के थे, जिससे जानकारी मिलती है कि इसका साम्राज्य समुद्र का विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक थे वो कैसे थे? हिंदू धर्म के। तो मैंने बताया था कि सातवाहन वंश के लोग क्या थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कौन होते हैं? हिंदू होते हैं। और किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। और इन्होंने समाज में वैदिक यज्ञ और वर्ण आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया। ब्राह्मण है तो वैदिक संस्कृति को स्थापित करेगा, तो वैदिक संस्कृति को स्थापित किया इन्होंने, यज्ञ करवाए, समाज में वर्ण आश्रम व्यवस्था स्थापित कराई। वर्ण आश्रम का मतलब है समाज में कितने वर्ण थे? 4 वर्णों में पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और अंतिम थे शूद्र। तो 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था इन्होंने स्थापित करवाई थी। विदेशी यवनों से संघर्ष किया। जो यवन जाति थी विदेशी और शक जाति से ये क्या करते रहे? निरंतर संघर्ष करते रहे, बार बार आक्रमण करते रहे और ये भी संघर्ष करते रहे। किन 2 जातियों से? यवन और शक। ये दोनों कहाँ के थे? विदेशी थे। इन्होंने बौद्ध, जैन और जैन विहारों को और उनको क्या दिया? दान। बौद्ध और जैन विहार जो बने, विहार किसको बोलते हैं? बौद्ध और जैन भिक्षुओं के रहने का स्थान, उसको क्या दिया? दान दिया इन राजवंश ने। उनके शासन काल में वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, विशेष प्रोत्साहन मिला। और इन्होंने जो सिक्के चलाए वो कौन कौन से थे? इन्होंने
चांदी, तांबा, तांबा के बाद में शीशे में सिक्किम जाने की, और कांचा मार्ट में कौसी है ना। कांचा से मिलता था एक समय तांबा प्लस तीन जो मिलता था तो क्या बनता था कांचा ना, दो धातु से मिलकर बनता था ये मार्ट में कौसी वाट को कौसी थाली नहीं रहती घरे, तो कांसे के सिक्के समय चांदी के, तांबे के, शीशे के और कांसा, और कांसा के समय तांबा और तीन मिलकर कांसा बनता था। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम मोस्ट है मोस्ट है कि किस राजवंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू करने वाले कौन थे? सातवाहन। कौन थे? इन सातवाहन वंश ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा शुरू की थी। और ब्राह्मणों को भूमि दान देना क्या कहलाता था? अग्रहार कहलाता था। क्या कहलाता था ये? ब्राह्मणों को भूमि दान देना क्या कहलाता था? अग्रहार कहलाता था। और इन्हीं के शासन काल में सामंत व्यवस्था स्थापित हुई। सामंत व्यवस्था कौन से काल में स्थापित हुई? सातवाहन वंश के काल में। कि ब्राह्मणों को गांव के गांव दान में मिलते थे, ब्राह्मणों को गांव के गांव दान में दिए जाते थे। और उस गांव से होने वाली जो आय थी वो किसके पास होती थी? ब्राह्मण रखता था, अकेला ब्राह्मण। तो एक गांव के अकेले ब्राह्मण को इतने सारे गांव हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सामंत बन गया। क्या बन गया? वो सामंत बन गया। सातवाहन राजाओं ने अनेक विहार बनाए, चैत्य बनाए, जिसमें कार्ले का चैत्य प्रसिद्ध है। क्या है? कार्ले का चैत्य प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या बनाए थे? चैत्य बनाए, विहार बनाए। तो विहार तो क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। और चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल। क्या होता है ये? पूजा स्थल। तो जो कार्ले का जो चैत्य है वो क्या है? प्रसिद्ध है। और इसके बाद ये 40 मीटर तो क्या था? लंबा था और 15 मीटर ऊंचा। कार्ले का चैत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम और बात करते हैं कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई किस वंश के द्वारा? सातवाहन वंश द्वारा। और भूमि दान का क्या कहलाता था? अग्रहार था। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी विशेषता यह है कि सातवाहन वंश के जो राजा थे उनमें माता को महत्व ज्यादा मिलता था। माता को महत्व ज्यादा देते थे। अब बोलेंगे कि माता को महत्व ज्यादा कैसे देते थे ये लोग? कि अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते थे? माता का नाम लगाते थे। जैसे हमने बात की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो राजा का नाम तो सातकर्णी था, तो गौतमी कौन थी? इनकी माता थी। गौतमी कौन थी? तो माता का महत्व ज्यादा था, तो अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। वशिष्ठ के पुत्र पुलमावी, तो वशिष्ठ कौन? उनकी माता थी। तो माता का नाम आता है, माता को सम्मान मिलता था, सम्मान से लेते थे वो लोग। और जब राजा बनने की बात आती थी तो पुरुष ही राजा बनता था। तो ये था सातवाहन वंश। डाउट इसमें कोई? ठीक, अच्छे से है, चलता ही नहीं।